हेलो दोस्तों, बेसबॉल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ब्रह्मा सीरीज चल रही है हमारी और हम कल BRS चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप ब्रह्मा सीरीज YouTube पर ओपन कीजिए और वहां पर देखिए लेक्चर को। सेकंड, अभी तक आज के लेक्चर की लिंक आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं की है तो प्लीज जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि डे 2 का टॉपिक है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोस्तों, ये टॉपिक कम से कम 10 मार्क्स कैरी करता है। सीए फाउंडेशन अकाउंट में 10 नंबर का आएगा ही आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो दोस्तों, डेप्रिसिएशन हमारा ये टॉपिक 11th क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं एक बार। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है साहब? जो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं, जो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, फिक्स असेट्स पर उनको यूज करने की वजह से या टाइम गैप होने की वजह से या टेक्नोलॉजी को चेंज होने की वजह से जो उनकी कीमत में गिरावट आ जाती है, उससे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड जो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, अगर वो खत्म हो जाते हैं, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ये दो वर्ड्स का मतलब है, ठीक है जी। तो ये हम सब लोग पहले से जानते हैं, इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बच्चों, हम आपसे बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है डेप्रिसिएशन को लगाने के। तो साहब, इस पर 2 नंबर में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होते हैं। वैसे इसका थ्योरी का क्वेश्चन बहुत कम आता है, थ्योरी का नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए साहब, पहला ऑब्जेक्ट है साहब यहां पर करेक्ट इनकम मेजरमेंट। करेक्ट इनकम मेजरमेंट का मतलब क्या है साहब? देखिए, जो डेप्रिसिएशन होती है ये हमारा एक्सपेंस होता है, सब खर्चा होता है। अब एक बात बताइए कि किसी ईयर का खर्चा, ऐसे ही मान लेता हूं मैं कि किसी ईयर का खर्चा आपका आ रहा था साहब 1 लाख, जब तक क्या है साहब आपकी डेप्रिसिएशन नहीं लगी थी, ठीक है, आपकी डेप्रिसिएशन नहीं लगी थी तो खर्चा आपका 1 लाख आ रहा था। मान लीजिए 50,000 की डेप्रिसिएशन थी उस साल में, तो मान लो 50,000 की डेप्रिसिएशन अगर हम लगाते तो भाई साहब 50,000 की डेप्रिसिएशन लगाने पर बताइए टोटल एक्सपेंस हमारा कितना हो जाता? 1,50,000 हो जाता। यस या नो? तो 1,50,000 डेप्रिसिएशन के खर्चे को ऐड करने के बाद टोटल खर्चा हो जाता। तो बताइए, खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम इस खर्चे को ऐड न करें तो हमारी प्रॉफिट क्या रहेगी साहब? ज्यादा रहेगी। और जब प्रॉफिट ज्यादा रहेगी तो हमारी करेक्ट इनकम का मेजरमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो हमारा खर्चा हो रहा है, क्योंकि हमारा फिक्स असेट्स कम हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। हमने बोर्ड परचेज किया, ये स्मार्ट बोर्ड, और ये मान लो हमने 2 साल पहले परचेज किया, तो भाई एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि स्मार्ट बोर्ड की कीमत पूरी खत्म हो जाएगी। यस या नो? लेकिन क्या इस स्मार्ट बोर्ड को खत्म होने के लिए एक पुर्जा निकल के भागेगा क्या इसमें से? नहीं। ऐसा एक दिन आएगा कि काम करना बंद कर देगा। बोर्ड तो ऐसा ही रहेगा, इसकी शेप यही रहेगी, इसमें से कुछ निकल के भी नहीं भागेगा, लेकिन ये काम करना बंद कर देगा। तो एक ऐसा खर्चा होता है डेप्रिसिएशन जो होता रहता है और हमको एग्जैक्टली दिखता नहीं है, पता नहीं चलता। समझ में आया? तो अगर हम इसे खर्चा नहीं मानेंगे तो एक्चुअली हमारा जो एक्सपेंस है वो नहीं आएगा, यानी कि एक्चुअल में जो हमारा एक्सपेंस है वो 1,50,000 है, लेकिन 1 लाख ही दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो। लेकिन अगर हम 1,50,000 दिखाते हैं तो बताओ, अगर हमारी टोटल प्रॉफिट पहले, यानी कि हमारी जो जीपी थी, ग्रॉस प्रॉफिट थी, मान लो वो हमारी थी अब 2 लाख रुपए की, ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारी 2 लाख थी। अब 2 लाख में से पहले अगर 1 लाख माइनस कर रहे थे आप, तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था सब? आपका 1 लाख आ रहा था। लेकिन अब आप 2 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा सब? आपका 50,000 आएगा। तो बताइए, डेप्रिसिएशन के लगाने से प्रॉफिट चेंज हो गया। जो प्रॉफिट पहले 1 लाख आ रहा था, अब वही प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है। तो सही प्रॉफिट की वैल्यूएशन बताता है अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो करेक्ट इनकम मेजरमेंट होता है साहब। समझ में आया? क्योंकि अगर हम सोचो, अगर हम 1 लाख इनकम हमारी आ रही होती पहले, तो क्या क्या गलत होता? एक तो हम ये मान लेते कि हमारी इनकम ज्यादा हो रही है, जबकि सच में तो 50,000 हो रही है। और इनकम पर पे करते सब हम इनकम टैक्स, और हम इनकम टैक्स भी ज्यादा पे करते गवर्नमेंट को। यस या नो? तो ये प्रॉब्लम होती है अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते तो इसीलिए पहला पॉइंट है सब डेप्रिसिएशन का लगाने का कि सही इनकम का मेजरमेंट होता है सब। दूसरा हमारा पॉइंट है ट्रू पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट। एक बात बताइए, इस बोर्ड की कीमत है मान लीजिए 2 लाख रुपए,
2 लाख रुपीस, और ये मैंने सब 2 साल पहले खरीदा था, और इसके हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो सब मान लेते हैं ऐसे 20,000 रुपए लगती है ना, 10% मान लेते हैं, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए हर साल लगती है। तो आप बताइए कि इसकी 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई सर? 20 40,000 हो गई। तो अब जो 40,000 इसकी डेप्रिसिएशन है, अगर 40,000 में इसकी डेप्रिसिएशन आज नहीं लगाता मान लो, तो इस बोर्ड की जो कॉस्ट दिखेगी वो कितनी दिखेगी साहब? 2 लाख रुपए दिखेगी। लेकिन एक्चुअल में बोर्ड कितने का बचा है? 2 लाख में से 40,000 माइनस कर दूं तो कितने बचे साहब? 1,60,000। तो 1,60,000 का बचा है ये बोर्ड। लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते तो कितना दिखेगा साहब? 2 लाख दिखेगा। तो ये गलत एस्टिमेशन हो जाएगा ना साहब। बोर्ड है हमारा कितने का? 1,60,000 का, लेकिन अभी भी कितने का दिख रहा है? 2 लाख रुपए का दिख रहा है। तो गलत एस्टिमेशन हो गया। तो इसीलिए ट्रू पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन का लगाना सब बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। फंड फॉर रिप्लेसमेंट का सब मतलब क्या है? देखिए, मेरा जो बोर्ड है, ये बोर्ड कितने का खरीदा साहब? हमने 2 लाख रुपए का खरीदा मान लीजिए। अब क्या होता है, इस पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल वो 20,000 रुपए लग रहा है। तो बताइए बोर्ड पूरा कितने साल में खत्म हो जाएगा? सर 10 साल में पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा। यस या नो? 10 ईयर्स में पूरा बोर्ड खत्म, क्योंकि 20,000 रुपए के हिसाब से 10 साल में पूरा 2 लाख डेप्रिसिएशन लग चुकी होगी। अब मुझे बताइए आप कि 10 साल बाद एक नए बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी हमें साहब। यस या नो? तो जब हमें नए बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक साथ पैसा कहां से लाएंगे? वहीं अगर हमने डेप्रिसिएशन लगाया होता तो साहब हर साल 20,000 रुपए हम इकट्ठा करते जाते, है ना, और 10 साल के अंदर हमारे पास टोटल कितना रुपए इकट्ठा हो जाता? 2 लाख रुपए। और 10 साल बाद ये बोर्ड भी खत्म हो जाता और हमारे पास 2 लाख रुपए भी इकट्ठा हो जाता। हम यहां से क्या करते? पैसे ले जाके बोर्ड खरीद लेते। समझ में आया? तो यानी कि अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो फंड फॉर रिप्लेसमेंट, यानी कि हमारे पास फंड इकट्ठा हो जाता है इस असेट्स को रिप्लेस करने के लिए। समझ में आया? अगला पॉइंट देखिए, असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट। अब आप बताइए, यहां पर अभी हम कॉस्ट निकाल रहे थे, देखो ये अगर हम इसी पॉइंट को करेक्ट इनकम के मेजर की तरफ से बात करें तो ये है कि साहब हमारी करेक्ट प्रॉफिट आएगी 50,000। समझ में आया? और कॉस्ट के मेजर की तरफ से बात करें तो 1 लाख पहले जो कॉस्ट आ रही थी अब कितनी आ रही है? 1,50 आ रही है। तो सही कॉस्ट कब पता चलेगी हमको? जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सही खर्चा हमको कब पता चलेगा? जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, नहीं तो सही खर्चा आएगा ही नहीं। समझ में आया दोस्तों? तो ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं डेप्रिसिएशन को लगाने के। तो डेप्रिसिएशन को लगाने के ऑब्जेक्ट समझ में आ गए। तो थ्योरी साहब यही इसमें से कुछ आ सकता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। कैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यूएशन होगी, मेथड कौन से डेप्रिसिएशन को वैल्यू करने के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या है। ओके, तो देखिए साहब, पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और ये तीसरा मेथड नहीं है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ही दूसरा नाम है, तो इसे हम और करके बोल सकते हैं साहब, है ना, और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। ओके, इसके बाद मशीन आवर्स रेट मेथड। जो मशीन आवर्स रेट मेथड है ये भी हमारा एक छोटा सा मेथड है बुक में। उसके बाद है साहब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। उसके बाद तीसरा मेथड है साहब हमारा जिसका नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो दोस्तों ये जो 3 मेथड्स हैं इनको हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में जो हम कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग के 2 मेथड्स को कंप्लीट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। ठीक है, अब ये दोनों मेथड क्या होते हैं इनको समझते हैं, है ना, समझे? चलिए आइए देखिए मेरे साथ साथ इन मेथड्स को समझते हैं कि ये मेथड्स क्या होते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल लेके। ओके, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हम कि हमने एक मशीन परचेज की 1/4/2020 को, और ये मशीन की जो कॉस्ट है ये है साहब ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की है। ठीक है जी, अब इस मशीन पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो 10% है साहब पर एनम। ठीक है, ये सिनेरियो है। अब हमें दोनों मेथड को एनालिसिस करना है, इससे WDV को भी और SLM को भी। तो देखिए हमने यहां पर 2 इयर्स लेके चल रहे हैं, 2 इयर्स ले ली। तो जो सब पहला साल हमारा खत्म होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होके ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। बोलो हाँ या ना। ठीक है,
ओके, जो हमारा दूसरा साल खत्म होगा साहब, ये स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से ही, यानी अगले दिन से ही, लेकिन साहब खत्म होगा ये 31 मार्च 2022 को, यहां जाके खत्म होगा। ठीक है, अब सुनिए, हम अगर 2 लाख पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो इसका मतलब क्या होगा साहब, 2 लाख मल्टीप्लाई 10/100, तो सब डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारी, 20,000 आ गई। समझिए आप, एसएलएम मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन सब एक बार कैलकुलेट होगी, अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। समझ में आया, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो एसएलएम मेथड क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन सिंगल टाइम कैलकुलेट होगी और हर साल उसी डेप्रिसिएशन को हम यूज करेंगे। तो हमने डेप्रिसिएशन को एक बार कैलकुलेट किया 20,000 को, और इसी को हम यहां चार्ज करेंगे और यहां भी चार्ज करेंगे। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू एसएलएम पूरे साल इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा साहब, 20,000 लगेगा, तो 20,000 लग गया जी। ठीक है, अब बताइए कि 31 मार्च को इस असेट्स की वैल्यू कितनी बचेगी अकॉर्डिंग टू एसएलएम। तो सर 20,000 अगर डेप्रिसिएशन लग गया तो 2 लाख में से 20,000 गया, तो यहां मशीन कितने की बची हमारी साहब, 1,80,000 रुपए की ये मशीन बची। यस या नो? और इस 31 मार्च के अगले दिन यानी 1 अप्रैल को ये मशीन अगले साल के लिए कितने की हो गई साहब, 1,80,000 की हो गई। हाँ या ना? अब सुनो, ये मशीन फिर से इस साल चलेगी और इस साल भी एसएलएम कहता है कि डेप्रिसिएशन आपकी 20,000 ही लगेगी साहब। डेप्रिसिएशन यहां भी डेप्रिसिएशन कितना था साहब, 20,000 ही था। तो दोनों जगह डेप्रिसिएशन क्या है, सेम है। तो यहां पर बताओ अब असेट्स की वैल्यू कितनी बचेगी जी, तो यहां पर जो असेट्स की वैल्यू बचेगी अब 1,80,000 थी, 1,80,000 में से 20,000 गया तो साहब 1,60,000। यस या नो? तो 31 मार्च 2022 को असेट्स की वैल्यू 1,60,000 बच रही है अकॉर्डिंग टू एसएलएम। समझ में आया? तो एसएलएम के अकॉर्डिंग एक बार डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो रही है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। ये कौन सा मेथड है साहब, इज इक्वल टू एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। और वही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी हर साल, एक साल आगे का होता तो भी यही डेप्रिसिएशन चार्ज होती, यानी 20,000 रुपीज ही। समझ में आया? अब बात करते हैं हम डब्ल्यूडीबी यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो भैया देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी पहले साल वो आपकी 2 लाख पे ही होगी, क्योंकि यहां पर 2 लाख है स्टार्टिंग में। तो 2 लाख का 10% इज इक्वल टू कितना आ गया साहब, 20,000। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडीबी यहां से लेके यहां तक जो डेप्रिसिएशन होगा वो 20,000 होगा पहले साल। तो हाँ या ना? तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडीबी यहां पर जो ईयर एंड में जो असेट्स की वैल्यू बचेगी ये वाली, वो सेम बचेगी 1,80,000। और अगले साल जो असेट्स की वैल्यू आएगी ट्रांसफर होके वो कितनी आएगी सब, 1,80,000 ही आएगी। लेकिन इस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा साहब वो रैंडमली जो पहले साल का था वो नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि वो तो एसएलएम में यूज होता था। डब्ल्यूडीबी का मतलब ये होता है कि जो इस साल का रिड्यूसिंग बैलेंस आया मशीन का, इस पर सब कैलकुलेट होगा। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 18,000। यानी इस साल का जो डेप्रिसिएशन आया डब्ल्यूडीबी से साहब वो कितना आया, 18,000। तो बताओ 180 में से 18,000 जाएगा तो मशीन की कॉस्ट कितनी बचेगी, तो सर मशीन की कॉस्ट बचेगी यहां पर 1,62,000। यस या नो? और अगले साल जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो इस पर चार्ज होगा 10%, न कि 2 लाख पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू एसएलएम हर साल कितने पर चार्ज हो रहा था, 2 लाख पर ही चार्ज हो रहा था। समझ में आया? तो भैया देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू एसएलएम अगर देखा जाए तो 20,000 और 20,000 टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया, 40,000। लेकिन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडीबी अगर डेप्रिसिएशन देखा जाए तो 20,000 और 18,000 टोटल कितना आया साहब, 38,000। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडीबी असेट्स की वैल्यू कंपैरिजन टू एसएलएम कम डेप्रिसिएट होती है, और एसएलएम में एक दिन असेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन डब्ल्यूडीबी में कभी भी असेट्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। दूसरी चीज, चाहे एसएलएम से लगाओ चाहे डब्ल्यूडीबी से लगाओ, पहले साल दोनों का ही डेप्रिसिएशन सेम आता है साहब। समझ में आ गया? अब देखो साहब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सुनिए भैया, सुनिए ध्यान से मेरी बात। अब आप लोग देखिए यहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले मशीन खरीदी जा रही है,
मशीन जब खरीदी जाएगी 1 अप्रैल को, तो पहले दिन जो जर्नल एंट्री होगी साहब वो क्या होगी? तो जर्नल एंट्री होगी, मशीन आ रही है, मशीन अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पैसा जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आपका 2 लाख आपके गले में से निकल के या बैंक में से निकल के क्या होगा साहब? चला जाएगा। नरेशन क्या होगी? बीइंग असेट्स या मशीन परचेज। ठीक है जी। ये कब हुई है एंट्री साहब? 1 तारीख को, 1/4/2020 को। ओके, अब यहां ये एंट्री हुई है। अब देखो यहां से यहां तक जब मशीन यूज हुई, हम कहां पहुंच गए? 31 तारीख में। तो भैया 31 तारीख में एक और एंट्री होनी बाकी है। अब 31 तारीख में जो पहली एंट्री होगी वो डेप्रिसिएशन को चार्ज होने की होगी। तो साहब जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री करेंगे, तो भाई देखो 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के। आप प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो या नहीं, या आप सिर्फ और सिर्फ मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो, राइट? तो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा देता हूं कि प्रोविजन क्या होता है। आइए वो समझ लेते हैं पहले। तो देखिए भैया, प्रोविजन जो रहता है, प्रोविजन आप 11th क्लास में जाओ थोड़ा सा बैक, आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसका नाम था प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम रिकॉर्ड करते थे। बोलो हाँ या ना। अब जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या है? फ्यूचर में होने वाला लॉस ही है साहब, और एस्टिमेटेड भी है। देखो आप ये क्या 100% कह सकते हो कि आपने ये सोच लिया कि हमारी मशीन 5 साल में खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, या हमारी मशीन 10 साल में खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी? जरूरी तो नहीं है, 5 साल की जगह 6 साल भी चल सकती है। तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है ये एस्टिमेटेड होता है साहब, राइट? तो अब ये जो एस्टिमेटेड हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट किया, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से हम क्या करते हैं कि हम असेट्स की वैल्यू जितनी पहले है उतनी ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। समझ में आया? लेकिन अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो सर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे काउंट होगा और कहां लिखेंगे उसे? तो कैलकुलेट ऐसे ही होगा, सब चीज ऐसी होंगी, सिर्फ लिखा मशीन अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर आप प्रोविजन बना रहे हो तो उतने का डेप्रिसिएशन, जितने का प्रोविजन बना रहे हो वो डेप्रिसिएशन साहब कहां चला जाएगा? प्रोविजन अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आया? तो असेट्स की वैल्यू यानी मशीन की वैल्यू आपकी हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख ही दिखेगी जब तक कि आप बेचोगे नहीं या ऑब्सोल्यूट नहीं होगी। लेकिन उसका जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो इकट्ठा होता रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। समझ में आया? ये क्यों क्रिएट हो रहा है साहब उसमें मैं बताता हूं। जिस दिन असेट्स आपका खत्म होगा, तो सोचो बैलेंस शीट में तो असेट्स 2 लाख का ही लिखा हुआ है, तो हम बैलेंस शीट में देख के तो ये कह नहीं सकते असेट्स खत्म हो रहा है हमारा। लेकिन एक दिन आएगा कि 5 साल बाद या 10 साल बाद वो असेट्स क्या होगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उस दिन तुमको असेट्स को खरीदने की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे खरीदा जाए साहब? तो उसे खरीदने के लिए हमने जो डेप्रिसिएशन का पैसा हर साल प्रॉफिट में से निकाल के इकट्ठा कर रखा है, कहां पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए। उस गुल्लक को तोड़ेंगे और मशीन खरीद लेंगे। समझ में आया? तो जब तक मशीन, ये जो मशीन है, ये मशीन जब तक नहीं ऑब्सोल्यूट हो रही है तब तक उस डेप्रिसिएशन का पैसा कहां पर सुरक्षित रहेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जिस दिन ये मशीन बेच दी जाएगी उस दिन इस मशीन पे उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके कि इससे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हम खत्म कर देंगे प्रोविजन को। समझ में आया? तो देखते हैं प्रोविजन कैसे क्रिएट होता है साहब। तो आइए हम इस डब्बे में, इस डब्बे का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस डब्बे का साहब ये नाम है, ठीक है। अब इसमें हमको पैसा डालना है। कितना पैसा डालना है साहब? पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है? 20,000 की लग रही है, तो 20,000 डालना है। तो बताओ ये लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, तो प्रोविजन तो क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा? डाल क्या रहे हैं हम? डेप्रिसिएशन को डाल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए। तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, प्रोविजन लायबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं? उसे क्रेडिट कर दें। और कौन से अमाउंट से? डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। तो सब जो पहली एंट्री यहां हो गई ये तो हो गई, लेकिन अब जो दूसरी एंट्री होगी इस प्रोविजन को क्रिएट करने की, वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं साहब। प्रोविजन को क्रिएट करने की क्या होगी? अगर हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो एंट्री होगी साहब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा साहब इसमें? अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000। कितना अमाउंट आ जाएगा साहब? 20,000। ओके, नरेशन क्या डाल देंगे? प्रोविजन क्रिएटेड।
प्रोविजन क्रिएट। ठीक है जी। अब सुनिए मेरी बात, ये तो है साहब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अगर मान लो ये मेंटेन नहीं कर रहे तो डायरेक्ट असेट्स को कम कर देंगे, जैसे यहां किया है हमने। तो जब हम डायरेक्ट असेट्स को कम करेंगे तो हमारी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी 20,000 से। तो जब मशीन की वैल्यू बढ़ रही थी तो मशीन को डेबिट किया था, तो मशीन की वैल्यू कम होगी तो मशीन को क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने से साहब? 20,000 से। ओके, इसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन। ये हम मशीन में चार्ज किए, यहां मशीन पर चार्ज नहीं हो रही, यहां पे क्रिएट हो रही है और ये मशीन पर चार्ज हो रही है। यस या नो? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब क्या सुनेंगे हम कि यहां पर जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है हमारी, इस डेप्रिसिएशन के लिए एक हम अलग से अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट को हम सीखेंगे अभी, समझ में आया? लेकिन ये जो अकाउंट है, यहां इस अकाउंट में सिर्फ मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम इनमें से कोई सा भी एक मेथड यूज करेंगे। समझ में आया? या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। तो अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट कर रहे हो आप प्रोविजन से, तो आप प्रोविजन बनाओगे, नहीं कर रहे हो तो सिर्फ मशीन और डेप्रिसिएशन बनाओगे। अब लेकिन दोनों में ही डेप्रिसिएशन है तो हमारा खर्चा, तो इस डेप्रिसिएशन को सब राइट ऑफ तो करना पड़ेगा। यानी इन दोनों में से तो कोई एक एंट्री होगी, इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। लेकिन 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 इन दोनों में से एक एंट्री करने के बाद तीसरी एंट्री एक और होगी। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन है तो हमारा खर्चा, तो डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ की एंट्री क्या करेंगे हम, वो मैं आपको बता देता हूं। तो डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ की एंट्री देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ की एंट्री देखिए आप लोग। तो राइट ऑफ की एंट्री पी एंड एल अकाउंट से करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितना रुपया सब डेप्रिसिएशन का? 20,000। 20,000 से हमने क्या कर दिया? इसको राइट ऑफ कर दिया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप या तो ये दो एंट्री बनाओगे या ये दो एंट्री बनाओगे, कोई से भी दो एंट्री बनेंगी ईयर एंड में, यानी 31 मार्च को। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट बन रहा है तो ये दो एंट्री बनेंगी। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट बन रहा है तो ये दो एंट्री होंगी। ये एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री जब होगी जब डेप्रिसिएशन को हम मशीन अकाउंट से लगा रहा है, और ये एंट्री जब होगी जब डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब ये दोनों ही एंट्रियां कब होंगी? सब 31 मार्च को होंगी। तो एक एंट्री ये हो गई हमारी 1 अप्रैल को और दो एंट्री हो गई हमारी 31 मार्च को। तो देखो यहां पे मेजरली अकाउंट कौन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं साहब? तो देखो यहां एक मशीन अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, मशीन अकाउंट हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो रहा है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, हम जो अकाउंट बनाते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि पास नेसेसरी मेक अ नेसेसरी जर्नल और मेक अ नेसेसरी अकाउंट्स, अगर आपसे पेपर में कहता है कि आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं तो कौन से अकाउंट बनाओगे? एक तो मशीन अकाउंट हो गया हमारा, बैंक अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, ठीक है जी, तीसरा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी ये 3 अकाउंट बनाए जाएंगे। तो यहां पर मशीन, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये 3 अकाउंट बनेंगे। एक और अकाउंट बनाया जाता है जब मशीन बेची जाती है, उसका नाम होता है असेट डिस्पोजल अकाउंट। वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं कि ये अकाउंट्स आप कैसे बनाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों ही मेथड को हम प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस के साथ में समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे एसएलएम मेथड को एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, राजा ट्रेडर है साहब, 1 अप्रैल 2020 को एक सेकंड हैंड मशीन खरीद रहा है 1,80,000 रुपए की, और उस पर एक्सपेंस कर रहा है वो 20,000 रुपए, जिससे कि वो चलने के लायक हो जाए। उसके बाद सब उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो दे दी सब 10 साल, मेंटेनेंस हो रहा है पूरे साल उस पर 10,000 का। आगे क्या बोल रहा है साहब, 1 जुलाई 2021 को एक और एडिशनल मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख रुपए परचेज की जा रही है। ऑन 1 अप्रैल 2022 को जो मशीन 1 अप्रैल 2020 को खरीदी गई थी, यानी कौन सी मशीन, ये वाली मशीन, ये क्या हो रही है साहब, बेची जा रही है। हैविंग बिकम ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट हो गई क्योंकि वह सोल्ड कितने रुपए में बेची जा रही है, 1,10,000 रुपए में। एंड
1 अक्टूबर 2022 को एक और नई मशीन खरीदी जा रही है, वॉज परचेज एट कॉस्ट रुपीज 1,50,000 और ये खरीदी जा रही है सब 1,50,000 रुपए की। आगे कह रहा है साहब डेप्रिसिएशन का जो रेट चार्ज होगा वो 10% पर एनम होगा। फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड होना है हमारा यूज सब स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM। हमको बनाना है मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए। तो दोस्तों हम यहां पर मशीनरी अकाउंट के साथ साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी बनाएंगे और हम इस प्यारे से क्वेश्चन को अभी समझते हैं। तो आप लोग जल्दी से मशीन अकाउंट का और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दो। मैंने बना रखा है पहले से, आप लोग भी फटाफट से बना दो। एक मशीन अकाउंट का इस तरीके से फॉर्मेट बना दो भाई आप लोग। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ऐसे ही एक डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए बना दीजिए आप लोग, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जल्दी से 2 फॉर्मेट ड्रॉ करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेके। चलिए साहब, चलिए दोस्तों, तो ड्रॉ कर दिया आप लोगों ने फॉर्मेट। अब देखते हैं हम। अब आप बताइए, सबसे पहली मशीन खरीदी जा रही है 1 अप्रैल को, लेकिन ये सेकंड हैंड मशीन है। तो बताइए जो सेकंड हैंड मशीन खरीदी जा रही है ये कितने रुपए की खरीदी जा रही है साहब? 1,80,000 रुपए की, यानी 1,80,000 रुपीज की खरीदी जा रही है। साथ में इसमें 20,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो बताओ, यानी कि मशीन को चलने तक जो भी खर्चे होते हैं, यानी पुट टू यूज तक जो भी खर्चे हो, चाहे मशीन सेकंड हैंड हो चाहे मशीन न्यू हो, यानी जब तक मशीन चलने की हालत में नहीं आती है तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। तो 1,80,000 में ही कितना ऐड किया जाएगा साहब? 20,000 ऐड किया जाएगा। तो मशीन कितने की पड़ी हमको? 1,80 प्लस 20, 2 लाख रुपए की। तो साहब हम यहां पर एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट से हमारा पैसा जाएगा और मशीन हमारे पास आएगी। तो एंट्री होगी साहब मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट में हम क्या लिख देंगे? टू बैंक। आइए लिखिए मेरे साथ साथ यहां पर 1 अप्रैल 2020 और यहां लिखेंगे टू बैंक। ठीक है जी। और अमाउंट कितना लिखेंगे हम? 22 लाख। अमाउंट कितना लिखेंगे हम? 2 लाख। ठीक है जी। ये मशीन हमने खरीद ली। अब देखिए जो यहां पर एक और मशीन खरीदी जा रही है, ये कब खरीदी जा रही है साहब? सेकंड मशीन खरीदी जा रही है 1 जुलाई 2021 को। तो बताओ क्या मार्च तक कोई मशीन खरीदी गई है यहां पर? क्योंकि जुलाई तो मार्च के बाद आता है, यानी अगर हम बात करें तो ईयर कब क्लोज होगा हमारा? 31 मार्च को क्लोज होगा 2021 तक। लेकिन ये मशीन कब खरीदी जा रही है हमारी? 1 जुलाई 2021 को, यानी मार्च के बाद। समझ में आया? चलिए, तो बेटा मार्च में यहां क्या चार्ज होगा क्लोजिंग डेट में? डेप्रिसिएशन। तो लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन क्यों लिखा? क्योंकि हम यहां प्रोविजन नहीं बना रहे। तो डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज होगा? मशीनरी अकाउंट से। एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन में क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। तो बताओ दोस्तों डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2 लाख की मशीन है और 10% का इस पर रेट दे रखा है साहब। तो बताइए साहब कितना हो गया? 20,000। तो जो डेप्रिसिएशन लग गया हमारा 20,000 लग गया। अब दोस्तों क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया है तो इसी दिन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन एंट्री हो रही है। तो साहब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसी दिन 31 मार्च को यहां क्या लिख देंगे? 31 मार्च 2021 यहां लिख देंगे हम टू मशीन। कितने से साहब? मशीन अकाउंट कितने से? 20,000 से। बोलो यस या नो? यानी कि ये जो एंट्री है ये मशीन में बाय डेप्रिसिएशन आ गया और डेप्रिसिएशन में टू मशीन आ जाएगा। याद है ना वो वाली एंट्री जो मैंने बताई थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 20,000 से। यस या नो? ये एंट्री डल गई हमारी। इसके बाद इसको राइट ऑफ करने की एंट्री हम कहां से डाल रहे थे? प्रोविजन बना रहे थे या हम नहीं बना रहे थे तो भी राइट ऑफ कहां से हो रहा था हमारा? STP&L से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम यहां क्या लिख देंगे साहब? डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बताइए डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाई साइड क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी डेट को। तो यहां लिखेंगे 31 मार्च 2021 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दोस्तों अमाउंट कितना रहेगा? वही 20,000 जितना राइट ऑफ हो रहा है। तो अमाउंट लिख दीजिएगा यहां पर आप लोग कितना? 20,000। अब देखो ये अकाउंट तो हर साल क्लोज होता जाएगा क्योंकि इतना डेप्रिसिएशन लगा था और ये P&L में हमने डाल दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो ये अकाउंट आपका सब हर साल क्लोज होगा, है ना? इसमें तो आप लोग ध्यान रखना कि
डेबिट साइड मशीन, क्रेडिट साइड बाय P&L। और अगर प्रोविजन से लगा रहे हो तो यहां क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन। और ये तो यहां तो P&L से तो राइट ऑफ साहब होना ही होना है, तो बाय P&L तो आएगा ही आएगा। समझ में आ गया साहब? चलिए तो मशीन अकाउंट को भी क्लोज करते हैं साहब हम, तो मशीन अकाउंट को भी क्लोज करिए। आइए बताइए मेरे को कि मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस बचा। 2 लाख की मशीन थी, 20,000 की कम हो गई, तो इसी दिन बताइए बैलेंस कितना बचा। तो इसी डेट को लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD। कितना लिखेंगे साहब, 2 लाख में से 20,000 गया तो 1,80,000, 1,80,000। बोलो हाँ या ना। ये ईयर हमारी क्या हो गई साहब, क्लोज हो गई, ये साल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर करेंगे तो देखो 31 मार्च 2021 के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल 2021। ओके, तो यहां पे बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉट डाउन। इस साल का कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो यहां लिख देंगे हम 1,80,000। यस या नो। 1 अप्रैल में है साहब हम। अब तो यहां देखिए 2021 में एक मशीन और खरीदी जा रही है साहब, लेकिन कब खरीदी जा रही है, जुलाई 2021 में। तो यानी कि अभी हम कहां हैं, अप्रैल में हैं, लेकिन जैसे ही हम जुलाई में पहुंचेंगे तो एक मशीन और खरीदी जाएगी। तो यहां लिखेंगे हम 1 जुलाई 2021 और यहां लिखेंगे साहब हम टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी जा रही है साहब, 1,50,000। देख लीजिए क्या 1,50,000 की ही है। 1 जुलाई 2021 एडिशनल मशीनरी कॉस्ट रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की है, सॉरी 1 लाख लिखेंगे हम यहां पर, या लिख दीजिए आप लोग 1 लाख, 1 लाख रुपीज। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। 1 जुलाई 2021 को एडिशनल मशीन खरीदी जा रही है 1 लाख रुपए की बाद परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022। द मशीनरी परचेज 2020 में जो खरीदी गई थी वो बेची जा रही है। तो ये तो कब बेची जाएगी, 1 अप्रैल 2022 को, यानी अभी तो अगले साल की बात है, इस साल कुछ नहीं है। चलो तो इस साल के हम अकाउंट क्लोज करते हैं साहब। आइए बताइए अब मेरे को कि यहां पर हमारे पास 2 मशीनें हैं, एक हमारी मशीन पहले से चलती आ रही है और एक हमारी मशीन और परचेज हो गई, 2 मशीनें हो गई। तो पहली वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सेम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा हर साल के लिए। तो बताओ पहली साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 20,000 था, तो इस साल का भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 20,000 ही लगेगा। तो 31 मार्च 2000 कौन सा आएगा साहब, 22, और यहां लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन साहब कितना आएगा यहां पर भी 20,000। और जो न्यू मशीन है ये कब खरीदी गई है, 1 जुलाई को। तो सब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो इस पर जो सेकंड मशीन है उस पर कितने महीने का लगेगा साहब, बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन, डेट सेम रहेगी, लिख लेते हैं 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाई 9 मंथ, 9/12। यस या नो। तो बताइए साहब, 1 साल का 10,000 हो गया, तो 9 महीने का ये कितना हो गया। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं साहब। तो 10,000 मल्टीप्लाई 9/12, तो ये हो गया 7,500, 7,500। समझ में आया। अब दोस्तों इसी डेट को यहां पर क्या करें, हम इसको अकाउंट को क्लोज कर दें, बैलेंस निकाल दें। तो 180 में से 20 गया, तो बताओ बाय बैलेंस CD कितना बचा हमारा। तो बैलेंस CD फर्स्ट मशीन का बचा साहब 1,60,000। सेकंड मशीन का बताओ, 1 लाख में से 7,500 अब माइनस कर दो, तो दोस्तों ये बचेगा 92,000। ये फर्स्ट मशीन हो गई। एंड बैलेंस CD सेकंड मशीन ये हो जाएगा आपका 92,500। यानी 1 लाख में से आप माइनस कर दो 7,500, तो कितना आ गया हमारा 92,500। और ये ईयर हमारा हो गया साहब क्लोज। अब ये जो डेप्रिसिएशन लगा है हमारा यहां पर, इसको हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी दिखाएंगे। तो दिखा देते हैं, पहली मशीन का 20,000 और दूसरी मशीन का 7,500। तो चलते हैं साहब डेप्रिसिएशन अकाउंट में। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो ये आ गया साहब आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जरा देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे यहां पर, 31 मार्च 2022
टू मशीन, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पर कितना था 20,000, सेकंड पर कितना था 7,500, टोटल कितना हो गया सब 27,500। और दोस्तों इसी डेट को ये कहां से राइट ऑफ हो जाएगा, P&L अकाउंट से। तो क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27,500। और ये ईयर हमारा क्या हो गया सब, क्लोज हो गया। बोलिए यस या नो, नोट कर लिया ये। आगे चलते हैं हम। अब देखिए आगे क्या होगा साहब, यहां पर फिर से आ जाओ आप अपने मशीनरी अकाउंट में। तो दोस्तों अब यहां पर जो मशीनरी अकाउंट में जो बैलेंस है, ये वाला बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। अगला साल कौन सा आएगा साहब, 1 अप्रैल 2022। और यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस BD। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना है साहब हमारा, जल्दी बताइए। फर्स्ट मशीन का है 1,60,000, तो लिख देते हैं 1,60,000। सेकेंड मशीन का बताइए साहब कितना है, 92,500, तो लिख देते हैं हम 92,500। यस या नो। अब चलते हैं हम आगे। अब मुझे बताइए कि 1 अप्रैल 2022 को जरा ध्यान से देखिए, पहली वाली जो मशीन थी ये बेची जा रही है। देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर, ऑन 1 अप्रैल 2022 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी पहली वाली मशीन क्या हो रही है, बिकम ऑब्सोल्यूट। और बेची कितने में जा रही है सब, 1,10,000 में बेची जा रही है। तो हम इसी दिन क्या करेंगे, इस मशीन को सब बेचेंगे 1,10,000 में। आप बताइए जो मशीन 1,60,000 की है, ये मशीन 1,10,000 में बेची जा रही है, प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ या आपका लॉस हुआ। सर लॉस हुआ कितने का, 50,000 का। तो भैया जब 50,000 का लॉस हुआ तो हम यहां से बेचेंगे। जब बताइए मशीन जब जाएगी तो पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये एंट्री होगी। तो मशीनरी अकाउंट में क्या हो जाएगा बताइए मेरे को, पहली ही तारीख को यहां लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2022, यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेच रहे हैं हम, 1,10,000 में। बताइए 1,60 की मशीन 1,10 में ही बेची जा रही है। अब क्योंकि पहली ही तारीख को बेची जा रही है तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं। तो बताइए 1,60 में से 1,10 गया तो 50,000 का लॉस हो गया। बेटा जी जब लॉस होता है तो इसी दिन लॉस को हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देते हैं साहब, क्रेडिट कर देते हैं 50,000 से। राइट, यहां पर हमने P&L को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लेकिन जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहें तो देखिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मैं आपको जर्नल एंट्री बना के भी दिखा देता हूं इसको। तो जब हम मशीन को बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 और टू मशीन कितने की थी हमारी साहब, 1,60,000 की। अब जो डिफरेंस है ये कहां से जा रहा है साहब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हमारे लॉस होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, ये देखिए। अब बताइए मशीन अकाउंट बना रहे हैं हम, तो मशीन अकाउंट में क्या क्रेडिट होना जाना चाहिए, बैंक भी क्रेडिट हो जाना चाहिए और P&L भी क्रेडिट होना चाहिए। तो हमने मशीन अकाउंट में दोनों को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, P&L को भी क्रेडिट कर दिया और बैंक को भी क्रेडिट कर दिया। समझ में आ गया जी। चलिए तो ये एंट्री मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, इसे हटा देते हैं अभी यहां से, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए मुझे, ये 1 तारीख को ही काम तमाम हो गया पहली वाली मशीन का। अरे देखो देखो देखो, यहां पर क्या और मशीन खरीदी जा रही है, देखो जल्दी से। एक मशीन हमने बेच दी, अब आगे क्या बोला जा रहा है साहब, द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2002, ये तो हमारी बिक गई। लेकिन अब आगे कह रहा है 1 अक्टूबर 2022 को एक और मशीन खरीदी जा रही है जिसकी कीमत कितनी है, 1,50,000। तो चलते हैं साहब 1 अक्टूबर 2022 में। अभी बताइए कि अभी आप लोग कहां हो, अभी आप लोग हो साहब अप्रैल में। देखिए अभी आप लोग अप्रैल में हो, तो अप्रैल से अक्टूबर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने लगेंगे। यानी 6 महीने बाद खरीदी जा रही है मशीन, तो खरीद देते, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद खरीद देते। तो यहां लिखते हैं साहब 1 अक्टूबर 2022 और लिखेंगे खरीदने के लिए अगेन टू बैंक। और ये कौन सी मशीन हो गई साहब, थर्ड। पहली तो चली गई, सेकंड है, थर्ड और खरीद ली हमने। और ये कितने की खरीदी जा रही है साहब, 1,50,000, 1,50,000 की खरीदी जा रही है। बोलो हाँ या ना। चलिए सब खरीद ली। अब बताइए पहली मशीन तो जा चुकी है, बची दूसरी और तीसरी। इन दोनों मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं, बिल्कुल लगेगा सर। तो भाई साहब यहां पर हम 31 मार्च
2023 में आ गए और हम बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे साहब सेकंड मशीन पर, क्योंकि फर्स्ट तो चली गई। तो बताइए साहब सेकंड मशीन कितने की खरीदी थी हमने? 1 लाख की। अब बताओ पिछले साल तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था हमने इस पे, लेकिन इस साल तो पूरे साल का लगेगा, क्योंकि पूरी साल रही है हमारी ये मशीन। तो बताओ 1 लाख का 10% कितना हो गया साहब? 1 लाख का 10% हो गया हमारा 10,000। तो 10,000 हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। एक और जो थर्ड मशीन खरीदी गई है साहब, ये थर्ड मशीन जो खरीदी गई है ये 1,50,000 की खरीदी गई है, लेकिन इस 1,50,000 पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए बताइए साहब? सर 6 मंथ का लगना चाहिए, क्योंकि ये अक्टूबर में खरीदी गई है, अक्टूबर से मार्च तक का। तो बताइए अक्टूबर से मार्च तक का डेप्रिसिएशन साहब कितना आएगा? तो देखिए 15,000 1 साल का हो गया, तो आधे साल का हो गया साहब 7,500, तो ये आएगा साहब 7,500। अब बताइए मुझे कि ये जो मशीनें हैं दोनों, ये कितने की बची, बैलेंस कितना बचा? तो देखिए भैया 92,500 में से 10,000 गया, तो जो पहली मशीन का बैलेंस है बाय बैलेंस CD 92,500 में से 10,000 माइनस करोगे तो आप बचेगा साहब 82,500 पहली मशीन का, फर्स्ट मशीन। और जो फर्स्ट नहीं, सेकंड मशीन, फर्स्ट तो बिक गई थी। थर्ड मशीन का बाय बैलेंस CD थर्ड मशीन, तो 1,50,000 में से 7,500 आप माइनस कर दो, तो 1,50,000 में से 7,500 जाएंगे तो बचेगा साहब 1,42,000 1,42,500 1,42,500। दोस्तों दोनों का टोटल करके बाहर के कॉलम में डाल दो, तो प्लस कर दो इसमें 82,500, तो ये हो गया साहब 2,25,000। कितना हो गया साहब? 2,25,000। ये हमारे पास 2023 में दोनों मशीनों का क्लोजिंग बैलेंस है साहब, और ये भी ईयर हमारी क्या हो गई? क्लोज हो गई। दोस्तों इस बैलेंस को हम अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करके छोड़ देंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगी साहब? 1 अप्रैल 2023 लिख देंगे टू बैलेंस BD फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन एंड थर्ड मशीन। तो सेकंड मशीन का बैलेंस साहब 82,500 एंड थर्ड मशीन का बैलेंस 1,42,500, और दोनों का मिला के 2,25,000। देखिए जरा कब तक का बनवा रहा है साहब ये अकाउंट देखिए सब कब तक का बनवा रहा है? 31 मार्च 2023 तक बनवा रहा है साहब। तो ये जो अकाउंट बनवा रहा है ये बनवा रहा है 31 मार्च 2023 तक। तो देखिए हमारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं 31 मार्च 2023 तक, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो हमें यहीं तक ये क्वेश्चन करना था, यहीं तक के अकाउंट बनाने थे। हमारे 3 साल के देखिए अकाउंट बन चुके हैं। हमारा पहला साल ये हो गया साहब, हमारा दूसरा साल ये हो गया साहब, और हमारा तीसरा साल ये हो गया साहब। 3 साल के अकाउंट बन चुके हैं। दोस्तों ये जो डेप्रिसिएशन आई है हमारी 2 मशीनों की, इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी लिख देते हैं। चलिए आइए, तो हम 31 मार्च 2023 को इस डेप्रिसिएशन को भी यहां पर चार्ज कर देते हैं साहब। तो यहां लिखेंगे टू मशीन सेकंड एंड थर्ड। तो बताइए साहब सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था हमारा, थर्ड का कितना था? तो सेकंड मशीन का 10,000 था और थर्ड का 7,500 था। तो लिख देते हैं साहब यहां पे 10,000 एंड 7,500, दोनों का मिला के कितना हो गया था साहब? 17,500। और यहां पे हम क्या करेंगे, इसी डेट को 31 मार्च 2023 को इसको P&L से राइट ऑफ कर देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 17,500। ऐसे करके ये भी अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। तो देख लीजिए भैया हमने SLM मेथड से क्या किया है साहब। SLM मेथड से हमने हर साल डेप्रिसिएशन जो है सेम चार्ज की है। देखिए हमारा जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का था वो भी 20,000, सेकेंड ईयर का भी 20,000, यानी डेप्रिसिएशन को हम चेंज नहीं कर रहे, एक बार कैलकुलेट करके उसी को हम चार्ज कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं साहब। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए साहब, डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी ले लीजिए साहब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया साहब। तो दोस्तों
SLM मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारा बचता है WDV, प्रोविजन अकाउंट क्या होता है, एंड असेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है। इसके साथ साथ दो तीन जो छोटे छोटे से मेथड्स हैं वो, इन सबको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में थोड़ा सा बेटा बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, लेकिन घबराएंगे नहीं, पूरे लेक्चर को देखेंगे हम अगर हमको कंप्लीट करना है ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।